राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हो रही है आज से। उद्देश्य है और संकल्प है कि नेत्रदान, महादान और नेत्रदान एक अनमोल उपहार जो जीते जी आंखें आपकी रोशनी बनती हैं, वो आपके मरने के बाद किसी और की आंखों की रोशनी बन सकती है। इसी विषय पर आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ परोक्ष रूप से एक विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार सर का। आपका बहुत स्वागत है सर। नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आप। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये नेत्रदान पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों जागरूकता लाना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन के तमाम अधिकारी, वरिष्ठगण, मयंक जी और अंशु जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सबके लिए अरेंज किया है। और आपने जो ये स्मॉल क्लिप दिखाया है, मैं समझता हूं पूरा प्रोग्राम तो आपने पहले ही, कहते हैं ना कि मुशायरा तो पहले ही लूट लिया है। तो मयंक जी और अंशु जी, आपने तो सारा काम पहले ही कर दिया है। सर कोशिश की है, अधिक जानकारी आपसे लेंगे। बहुत अच्छा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 40वां नेत्रदान पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। 1985 से इसकी नींव रखी गई थी और फिर 1986 से ये शुरू हुआ। और इसका पीछे का बैकग्राउंड यही है कि जिस तरह से हमारे यहाँ ये अंधत्व की समस्या है, खास करके कॉर्निया, जो कि हमें जो आंख का सफेद हिस्से के बीच में जो काला हिस्सा दिखता है, इसको पुतली कहते हैं, वो एक्चुअली आइरिस होता है और उसके आगे ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। जी। और उसमें अगर कोई ओपेसिटीज हो जाती है कोई व्याधियों की वजह से, तो रोशनी अंदर जाती नहीं है, और रोशनी अंदर जाएगी नहीं तो फिर रेटिना तक पहुंचेगा कैसे और दिमाग तक कैसे, उसके मस्तिष्क में उसकी इमेज बनेगी। तो आंखें तो एक प्रतिबिंब है। और जैसा आपने सही कहा कि नजरिया बदली है तो नजरिया दिमाग में बनता है। तो अगर आंखों का पुतली ठीक नहीं है तो नजरिया बनना मुश्किल हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि करीब माना जाता है कि हमारे यहाँ इसके करीब 20 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दोनों आंखों से उनको बिल्कुल नहीं दिखता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से। और इसके 10 गुना से ज्यादा जो है ऐसे हैं जिनकी एक आंख में रोशनी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से पहले बहुत ही कम है। और भारत जो है वो विश्व के टोटल जो अंधत्व के केसेस हैं उसमें 1/4 से ज्यादा जो है वो भारत में वो पाए जाते हैं। तो ये वजह है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। और बाकी दान जितने भी शरीर के अंगों के होते हैं, चाहे लिवर हो, किडनी हो, ये सारे हार्ट के वॉल्व हैं, ये जीवित व्यक्ति से भी लिए जाते हैं और ज्यादातर उसी से होते हैं। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कम होते हैं। सर अगर बात करें हम कि नेत्रदान कौन कर सकता है, वो अभी हमने क्लिप में भी देखा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नेत्रदान कौन नहीं कर सकता, और जो कर सकते हैं ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके थ्रू उनको होकर गुजरना पड़ता है? जहां तक नेत्रदान का है, आपकी फिल्म में ही बताया गया है कि आजकल हम पूरा नेत्र उसमें से नहीं लेते हैं। कॉर्निया और उसके आसपास की जो रिम होती है उसी को निकाला जाता है। और पहले जब कभी कोई अंधत्व का कॉर्निया का होता था तो पूरा कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता था, जिसको पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहा जाता था। आजकल जो है तकनीक काफी एडवांस हो गई है और जो कॉर्निया का जो पर्टिकुलर पार्ट जो डैमेज है उसको निकाला जाता है। जैसे एंडोथेलियम जो अंदर की वाइटल लेयर होती है, अगर उसकी कोई खराबी है तो वो ली जाती है। अगर बीच का थिक पोर्शन है स्ट्रोमा, तो वो डेल करके प्रोसीजर होता है, उससे लेते हैं। इस वजह से एक कॉर्निया जो है कम से कम 3 व्यक्तियों को रोशनी प्रदान कर सकता है, और 2 कॉर्निया से हम कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 व्यक्तियों को रोशनी प्रदान कर सकते हैं। और सर ये जो हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की, इसमें कितना समय लगता है? क्योंकि लोगों के मन में कई बार ये मिथक होते हैं, टैब्यूज होते हैं कि अगर हमने किसी व्यक्ति का, अपने चित परिचित का नेत्रदान करवाया तो जो रिचुअल्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, उसमें देरी हो जाएगी। ऐसे कुछ मिथ हैं, टैब्यूज हैं। तो कितना समय लगता है इसमें कॉर्निया निकालने में? बैंक जी, आपके पहले मैं उसी का, अंशु जी का जो सवाल था उसका ये, उसमें एक लाइन और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि कौन दे सकते, तो अब उम्र का कोई तकाजा नहीं है। तो क्या हम अलग अलग उसमें कॉर्निया के हिस्से लेते हैं, इसलिए उम्र का कोई तकाजा नहीं है। बीमारी को कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो नहीं दे सकते उसमें वायरल इन्फेक्शन है। अगर किसी का रेबीज हुआ है, कोविड हुआ है,
ये इस तरह की जो डिसीजेज होती है, या लोकल मैलिग्नेंसीज हो, आंख की मैलिग्नेंसी, आंख के आसपास की मैलिग्नेंसी है, या कोई वेंटिलेटर पे सेप्टिसीमिया में लंबे समय तक बीमार रहा है, वो उनको ही हम जो है उनके कॉर्निया हम ट्रांसप्लांट पर्पस के लिए नहीं लेते हैं, मगर वो कॉर्निया जो है वो रिसर्च पर्पस में यूज हो सकते हैं। तो जी। हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, सिवाय ये कि वो उसमें यूज नहीं होगा। अब रहा सवाल इसका कि जैसे आपकी फिल्म में बताया गया था कि 6 घंटे के अंदर नेत्रदान की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये उस वक्त की बात है जब हम लोग पूरा ऑप्टिकल पर्पस के लिए पूरा कॉर्निया यूज करते थे। अब कॉर्निया के अलग अलग अवयव यूज किए जाते हैं, और दूसरा प्रिजर्वेटिव मीडिया बढ़ गए हैं, और हमारे यहाँ भारत में जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। अब घरों में कूलर होना, पंखे होना आम बात हो गई है, और एसी भी होने लगे हैं। तो इस वजह से ये जो पीरियड, जो 6 घंटे का पीरियड है, अब ये हम इसको 12 घंटे तक में हम कॉर्निया ले सकते हैं। तो बशर्त सिर्फ यही है कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी जो है वो ठीक होना चाहिए, और यही एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, गर्मियों का मौसम है तो कॉर्निया जल्दी लेना पड़ेगा, ठंडों का मौसम है तो आप थोड़ा रुक सकते हैं। पहाड़ों का इलाका है, हाई एल्टीट्यूड जहाँ ठंडी होती है वहां आपको थोड़ा टाइम मिलता है, मगर आप गर्मी का टाइम है, बाड़मेर का है, तो 6 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं। जी। तो ये हमें परिस्थिति वश और मौसम जलवायु के आधार पे वो उसका हम फिक्स कर सकते हैं, मगर बाय एंड लार्ज 6 से 10 घंटे का समय जो है वो सेफ होता है। जी। तो लगभग 6 घंटे के अंदर हम लोग कर सकते हैं। सर, काफी सारे मिथ्स ये भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है या अगर किसी व्यक्ति की आई साइट वीक है तो क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान का मतलब है हम कॉर्निया यूज कर रहे हैं। जी। तो चश्मे का नंबर जो है वो उस नंबर का कॉर्निया में नहीं जाएगा। ओके। ट्रांसप्लांट की वजह से जो सूचर लगने से जो नंबर आएगा वो अलग होता है, जी। पर किसी का नंबर है वो नहीं जाएगा। किसी ने लेजर कराया हुआ है, चश्मा उतारने का लेसिक कराया है, उसके कॉर्निया बैक सरफेस जो एंडोथेलियम है और क्रोमा है वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो वो भी उसमें दे सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी हुआ हो, ग्लाकोमा का है, या किसी को कोई अगर किसी का रेटिना की वजह से अंधत्व है, रेटिनल डिटेचमेंट हुआ, ऑप्टिक नर्व है, ग्लाकोमा डैमेज हो गया जो नहीं देख सकते हैं, मगर अगर उसका कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसकी एंडोथेलियम वाइवल है, तो उनके कॉर्निया भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो आई डिसीजेज में जो नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो आई की मैलिग्नेंसीज हो या आई में इन्फेक्शन हो, कॉर्निया में कोई ओपेसिटीज हो, इस तरह के कॉर्निया यूज नहीं होंगे, बाकी सारे हम जो है यूज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर परिहार, अगर कोई लेमैन नेत्रदान करना चाहता है तो वो कहाँ रजिस्टर करे, किससे संपर्क करे? अगर कोई व्यक्ति जीते जी ये डिक्लेरेशन करना चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी नेत्र दान कर दी जाए, तो उसके लिए क्या विकल्प होते हैं? मयंक जी, मैं आपसे थोड़ा सा मैं अलग जाता हूँ। आपने लेमैन वर्ड यूज किया, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी लेमैन नहीं है, और भारत में तो लेमैन होते ही नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में दक्ष है। किसान को अंग्रेजी नहीं आती है, पर मौसम के बारे में, फसलों में उसको ज्यादा जानते हैं। मुझे जो आता है वो आपको नहीं आता, आपको जो आता है वो मुझे नहीं आता है, तो मैं भी लेमैन हूँ, आप भी लेमैन है, या हम दोनों लेमैन नहीं है। तो ये लाइटर पार्ट में मैंने इसको ऐड किया। अब दूसरा सवाल ये है कि इसमें कहाँ अप्रोच किया जाए। तो जो आई डोनेशन का जो पर्पस होता है, प्लेजिंग करते अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है, पखवाड़ा बढ़ाने के लिए होता है। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने 2013 में अपने पूर्ण बॉडी का जो है वो दान किया हुआ है जी। और तो ये अब मगर अगर मेरी डेथ के बाद में मेरी बॉडी के कस्टोडियन भारतीय कानून के आधार पे नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं जी। तो नेक्स्ट ऑफ किन की परमिशन इसमें बहुत जरूरी होती है। पर अगर मैंने नेत्रदान किया हुआ है या बॉडी दान का मैंने शारीरिक दान दिया हुआ है, तो ये एक तरह से मेरे बच्चों के ऊपर एक सामाजिक प्रतिबद्धता है कि वो अपने पिता की जो है आखिरी इच्छा को पूरा करें। तो ये बहुत मायने रखता है कि प्लेजिंग क्यों की जाए। तो प्लेजिंग करने के लिए आप जो है ऑनलाइन आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, लोकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कर सकते हैं, जो एनजीओ होते हैं वो भी आई डोनेशन के लिए प्लेजिंग कराते हैं, चाहे वो पखवाड़ा बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो। तो ये हम उसमें कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद में कहाँ अप्रोच होना चाहिए। तो उसके लिए अप्रोच यही होता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या कोई संस्थान जिसके बारे में आप अगर जानते हैं तो उनको आप जो है अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे घर में ये असामयिक मृत्यु हुई है, अब इसके हम नेत्रदान करना चाहते हैं, आप इस प्रक्रिया को
जल्दी से जल्दी आके पूरा करें। तो जी। एक तरीका ये इसमें होता है। दूसरा क्या होता है कि आजकल ज्यादातर नेत्र भारत सरकार द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम जो है कि जो हॉस्पिटल्स में डेथ होती है उनको हम अप्रोच करते हैं। हॉस्पिटल्स में ग्रीफ काउंसलर्स रखे हुए हैं और वो जो है जो बॉडी होती है, जो मृतक है, उसके परिवार के जनों से लगातार संपर्क में करते हैं और इसको नेत्रदान के लिए और दूसरे अंगदान के लिए उनको प्रेरित करते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, 2025 का थीम है इस बार का एवरीबडी हीरोज। तो इस थीम के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोचकर ये थीम, और क्या कहना चाहता है ये थीम? बिल्कुल, ये भारत सरकार की बदली हुई सोच है। जी। आज का भारत है। और वही मैं कह रहा था कि कोई लेमैन नहीं है, एवरीबडी इज हीरो। वही बात आती है। एवरीबडी हीरो, हीरो का मतलब ये हुआ कि वो इसका जो है लीडर है। जी। हर ये नेत्रदान का कार्य ऐसा है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, दूरदर्शन अकेला नहीं कर सकता, जी। पर दूरदर्शन ने ये हमको प्लेटफॉर्म दिया। और सवेरे के प्रोग्राम को मैं जानता हूं, मैं पहाड़ों में फौज में रहा हूं और दूरदर्शन की खबरें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आकाशवाणी में सुनता था तो वहां तो सिर्फ आकाशवाणी थी, पर आज भी मैं सवेरे और शाम दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए दूरदर्शन जरूर देखता हूं। तो ये एक तरीका यही होता है कि एवरीबडी इज हीरो का ये है कि हर व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। न जी। केवल इस मुहिम को बल्कि भारत के विकास की, सामाजिक उत्थान की जो मुहिम है उसमें भी हम सबकी भागीदारी होती है। जैसे पहले कहा जाता था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से एक आदमी दुनिया नहीं बदल नहीं सकता है। तो बदलने के लिए सबको आगे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर परिहार, अगर डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो क्या प्रायः ये जो नेत्रदानी है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है या कमी आई है? कोविड ने हमको थोड़ा पीछे कर दिया। कोविड आने के पहले लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी हमारी जो आवश्यकता है उस पर हम पहुंचे नहीं है। कोविड के पहले हम लोग जो थे, करीब जो रिकॉर्ड डाटा अवेलेबल है उसमें 55,000 आई डोनेशंस जो हैं वो हो रहे थे। 55,000 आंखें आपको मिल रही थी, करीब 30,000 डोनेशंस हो रहे थे। फिर कोविड में वो काफी गिर गया और 15,000 तक आ गया। फिर उसके बाद में दोबारा लिफ्ट हुआ और अभी हम कभी 58 से 60,000 आईज हमको मिल रही है, मतलब करीब 30,000 डोनेशंस हो रहे हैं। अब इसमें से जो तमाम जो यूज होती हैं जो ऑप्टिकल पर्पस के लिए, वो नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले यूटिलाइजेशन आईज का जो था वो 40% से ज्यादा नहीं होता था, जो अब हम 70% तक पहुंच गए हैं तमाम उससे होने से। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 35 से 40,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है हम लोग कर रहे हैं। पर जितना हमारा बैकलॉग है और जितने हर साल मरीज इसमें जुड़ते हैं, उस हिसाब से कम 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना है, यानी 2 लाख हमें आई डोनेशन की जरूरत है। हमारा पहले टारगेट ये 2025 तक का था, पर क्योंकि कोविड की वजह से हम पिछड़ गए, तो हम चाहते हैं कि 2030 तक हर हालत में हम 1 लाख आई डोनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम कोई और डिजीज़ के लिए मान लीजिए ट्रीटमेंट करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो जिस तरह से ब्लड टेस्ट की मैचिंग होनी चाहिए, क्या उसी तरह से आई डोनेशन करते हुए आइस की भी मैचिंग ज़रूरी होती है? और क्या प्रोसीजर, किन तरह से उनको गुजरना पड़ता है? ये मैं समझता हूँ बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। और इसका ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि आधे से ज्यादा डॉक्टर्स को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, जो ऑप्थेल्मोलॉजी से लिंक नहीं करते हैं। धन्यवाद, आपने ये सवाल उठाया। कॉर्निया जो है एक तरह से जो है एवास्कुलर कहा जाता है कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, उसकी पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स होती है। बाकी सेंट्रल कॉर्निया जो हम यूज करते हैं उसमें नहीं होती है। और ये टिश्यू है जो उसमें एलोजेनिक रिएक्शंस, मतलब बॉडी में लगने से होने वाली रिएक्शंस काफी कम होती हैं। तो इसलिए हमें जो है वो HLA टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि किडनी, लिवर इत्यादि अंगों के होती है, क्योंकि वो हाईली वेस्कुलर होते हैं और उसमें रिएक्शंस के पॉसिबिलिटी रिजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कॉर्निया के लिए हमें HLA टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है, ब्लड ग्रुप मैच की जरूरत नहीं होती है। मगर इसमें जो है हम जब भी कॉर्निया लेते हैं तो डेड बॉडी से ब्लड जरूर लिया जाता है, जो कि उसमें HIV के लिए टेस्ट करना, कोविड के लिए टेस्ट करना, ये सब उसके जो है उसमें किए जाते हैं। अब कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जैसे बर्न के केसेस हैं या कोई ड्रग रिएक्शंस वगैरह के सीवियर
कॉर्नियल कंडीशंस हैं, आई का बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और जिसमें हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना होते हैं या लिम्बस जो कॉर्निया और कंजंक्टिवा की झिल्ली जो ली जाती है उनमें कुछ केसेस में हमको HLA की जरूरत पड़ती है, मगर वो बहुत ही काफी कम है। 99% केसेस में हमें कोई ब्लड ग्रुपिंग और HLA इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर परिहार, एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है जो जहन में आता है, क्योंकि कई लोग हैं जो इतने जागरूक नहीं हैं। क्या नेत्रदानी को किसी प्रकार का शुल्क चुकाना होता है? दूसरा, जिसको ये नेत्र इम्प्लांट किया जा रहा है, जिसको ये दिया जा रहा है, जो उसका उपयोग करेगा, क्या उसको किसी प्रकार का आर्थिक शुल्क भोगना पड़ता है? देखिए, जहां आप दान कहते हैं तो दान के लिए शुल्क क्यों चुकाना पड़ेगा? और जब दान आपने लिया है, अगर आपने दान किया है तो वो फिर मुझे पुरानी कहावत याद आ रही है कि नेकी कर और दरिया में फेंक। तो आज ना तो मुझे इसके लिए कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा, ना मुझे कोई इसमें इंसेंटिव जो है जिस व्यक्ति की फैमिली ने दान करा है उनको किसी तरह की आर्थिक मदद या आर्थिक उनको इसमें दिया जाता है। अब जिसको आई डोनेशन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कॉर्निया के लिए कोई उनको कॉर्निया टिश्यू के लिए कोई शुल्क उनको नहीं देना होता है, मगर भारत सरकार ने, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग होती है जिसमें कि आपको ब्लड टेस्ट HIV वगैरह के लिए करना होते हैं, प्रिजर्वेटिव मीडिया यूज होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा हुआ है कि जिनकी सर्जरी होगी वो उस अमाउंट को पे करेंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो भी नहीं करा जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट, भारत सरकार ने और कुछ राज्य सरकारों ने भी, मैं इसमें हरियाणा सरकार को सबसे पहले खट्टर साहब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने शासनकाल में पहला राज्य था जहां पर उन्होंने केंद्र की आर्थिक मदद आई बैंक को देने के अलावा अपनी तरफ से भी 5,000 रुपए प्रति कॉर्नियल डोनेशंस के लिए आई बैंक को उन्होंने दिया। तो इस मुद्राओं से जो है आर्थिक मदद से आई बैंक सस्टेन करती है और इसको सपोर्ट करती है। जी चलते चलते डॉक्टर परिहार, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, क्योंकि पखवाड़े की आज से शुरुआत हुई है, जागरूकता लानी है, तो आपकी ओर से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा ये करा, कविता भी अंशु जी ने बहुत अच्छी पढ़ी थी। मेरी ये खुद की पंक्तियां हैं, मैं जब भी दूरदर्शन पे जाता हूँ ये कुछ ना कुछ जरूर नया लिख के जाता हूँ। तो ये है, दूर करें अंधकार का अहंकार, नेत्रदान महादान ये शीर्षक है। दूर करें अंधकार का अहंकार, तो कमल नयन का दान बने अमृत का सागर। आओ जागृत करे स्वप्निल उषा किरण, आओ हाथ बढ़ाए मानव कड़ी बनाए, नेत्रदान की अलग जगाएं, दूर करें अंधकार का अहंकार, ब्रह्मांड में गुंजित हो यह टंकार। आओ नेत्रदान की अलग जगाएं, दूर करें अंधकार का अहंकार, दूर करें अंधकार का अहंकार। बिल्कुल डॉक्टर परिहार, ये अंधकार दूर होगा। और आपसे जो चर्चा हुई वो बहुत सार्थक हुई। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।